कर दिया। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में आ गए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौहान के साथ बहुत स्वागत सर आप लोगों का। मिडिल क्लास के बल्ले बल्ले सबको खुश कर दिया मोदी जी ने इस बार। 12 लाख का कोई टैक्स नहीं और बाकी भी जो टैक्स स्लैब बनाई है उसमें हर किसी के लिए राहत। अभी तक के हाल फिलहाल के वर्षों में बजट में सबसे बड़ा फैसला क्यों हर्षवर्धन जी? मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने भारत के लोगों को, विशेष करके उन लोगों को जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये ईमानदार करदाता, भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी शक्ति लगाने वाला वो व्यक्ति जो कहीं भी किसी भी तरह की, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे लोग दूसरी तरह से बचा लेते हैं तो वो चोरी है या बेईमानी है, लेकिन किसी भी तरह की चोरी न करने वाला, सब कुछ पारदर्शी तरीके से रखने वाले उस व्यक्ति का ये सम्मान है। और मेरा ये मानना है कि ये भारत के विकास की कहानी, जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको अगर हम कहें तो अभी तक वो रिलेट नहीं करता था। पीएम कहते थे बड़ा ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिबेट नहीं थी, तो भैया कैसी ग्रोथ है कि अगर इन लोगों की आय नहीं बढ़ रही। अब वो दोनों रिलेट करता है। मुझे लगता है बहुत शानदार निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है, समय पर किया गया। विजय जी क्या कहेंगे, कितना बड़ा फैसला? बड़ा फैसला है, क्योंकि इस सरकार से काफ़ी समय से उम्मीद हो रही थी। पिछले वाले बजट में भी काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन नहीं हुआ था और एकदम एक बड़ा जंप मिला है। और ख़ासतौर से ये बात है कि जो ये टैक्स रिबेट है वो सैलरीड क्लास लोगों के लिए है, मोटे तौर पे, जिसकी कमाई को आप किसी भी तरह से बचा छुपा नहीं सकते। जिसे ईमानदार उसको सैलरी टैक्स कट के मिलती है, टैक्स का, हाँ, टीडीएस के साथ ही वो सारा का सारा मिल रहा है, तो उसके लिए एक बड़ी राहत है। मैं समझता हूँ उसको, चाहे आप चुनाव के नजरिए से देखें, चुनाव में तो फायदा होगा ही कि दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं अभी 4 दिन बाद, और दिल्ली का जो सबसे बड़ा मतदाता है वो मिडिल क्लास वोटर है, उसको भी एक बड़ा फायदा इससे होने वाला है। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है और इससे इकोनॉमी में भी बूस्ट होगा, क्योंकि जो टैक्स है वो भी तो मार्केट में ही सर्कुलेट होता है पैसा। ऐसा नहीं है कि वो पूरा पैसा टैक्स से छूट मिल गई, वो पैसा मार्केट में आएगा तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पर भी सरकार को भी, मतलब कोई इसमें नुकसान बड़ा नहीं हो रहा। और ये सरकार जब आई थी, जिसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे, कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि ये टैक्स एबोलिशन वाली रिजीम लाना चाहते हैं, कि जहां पर टैक्स हो ही ना, जो डायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इतने सारे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स खत्म हो। अभी यदि खत्म नहीं हुआ है तो भी एक स्टेप के तौर पे बड़ा फैसला है, जिसका फायदा सीधे सीधे आप देखिए ना, जो आदमी 12 लाख रुपए कमाता है वो 80,000 रुपए टैक्स दे रहा था। हाँ, तो वो उसका 80,000 रुपए सीधा बच रहा है, तो डायरेक्ट पैसा आपने उसकी जेब में, उसकी पॉकेट में जा रहा है। और समझाइए कि 12 लाख महीने कमाने वाला साल में 13 महीने की सैलरी अब लेगा। यूं समझिए। और जब उसको 13 महीने की सैलरी होगी तो प्रोडक्टिव उसका, जिसको कहते हैं ना कि ट्रिकल डाउन थियरी होती है, उसका जो इफेक्ट आएगा। तो मोदी जी कहे तो देते थे कि भैया साल में एक बार देश घूम लो, तो घूमे कैसे? अब वो घूमेगा, अब उसको दिक्कत नहीं होगी। जब वो कहते हैं कि भारत के जो स्थान है उनको देखिए, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्लास है जिसकी जेब में पैसा आएगा तो मार्केट इकोनॉमी में लिक्विड के तौर पर रोटेट होकर पहुंचेगा। इसलिए ये सारा पैसा सिर्फ छूट के तौर पर नहीं, उसको आप निवेश के तौर पर भी देखें, ये ज्यादा बेहतर। इसको एक तरीके से और कहते हैं कि 1 महीने का बोनस मिल रहा है उसको। आप 2014 में अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख रुपए कर मुक्त आई थी, और आज 12 लाख रुपए कर मुक्त आ गई। तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 2024 तक का जो सफर था उनके बजट का, वो कैसे मिडिल क्लास को ध्यान में रख के करा हुआ है। 2.5 लाख से 12 लाख पर आ गए। 2014 में 2.5 लाख थी कर मुक्ता है और आज 12 लाख हो गई है। तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है। और ये तय है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरीके से कहा था कि लक्ष्मी की वर्षा होगी और सबके लिए होगा, तो मुझे लग रहा है इस बजट के अंदर में एक बात और देख रहा था, पढ़ रहा था, जो प्रधानमंत्री मोदी ज्ञान की बात करते थे, GYN की जिन्होंने बात की थी, कि गरीब की, युवा की, अन्नदाता की और नारी की। तो मुझे लग रहा है पूरा ज्ञान इस बजट के अंदर दिख रहा है। सभी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राहत देने की कोशिश की और मुझे लग रहा है 2047 के विकसित भारत के लिए बहुत बेहतर बजट है। और सबसे बड़े जो मध्यम वर्ग जो राहत मांग रहा था, महंगाई के कारण थोड़ा परेशान था, उसे लग रहा था कि बजट में उसे राहत मिलना चाहिए इनकम टैक्स से लेके, प्रधानमंत्री मोदी ने सारे मध्यम वर्ग व्यक्तियों को खुश कर दिया मुझे लग रहा है इस बार। और निश्चित रूप से बहुत शानदार बजट है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस बजट में सबको कुछ ना कुछ मिला। और मध्यम वर्ग तो मुझे लग रहा है इस समय उछल रहा होगा, इतना उसको एक अच्छा जो उम्मीद वो कर रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 12 लाख तक जाएगा, उम्मीद की जा रही थी कि 10 लाख या 11 लाख तक हो सकता है।
12 लाख तक का इसके अंदर कर मुक्त कर देना, मुझे लग रहा है सबसे दूसरी एक बड़ी घोषणा है कि आप 4 साल का रिटर्न भर सकते हो एक बार में। यह भी एक अच्छा घोषणा इस बजट के अंदर है। पहले 2 साल तक का था जिसमें पेनल्टी भी लग जाती थी, अब 4 बार का रिटर्न पिछला एक साथ भर सकते हो। मुझे लग रहा है ये भी एक सरकार ने एक अच्छी फैसिलिटी दी है। कोई अगर नहीं भर पा रहा होगा तो वो भरेगा, उससे पैसा आएगा, सरकार के रेवेन्यू में आएगी। तो बजट हर मामले में मुझे लग रहा है बेहतर है। सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है इस बजट के अंदर, और ये सही अर्थों में आम आदमी का बजट है, गरीब व्यक्तियों का बजट है, और समाज का जो पिछड़ा हिस्सा है, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको भी ध्यान रख के बजट लाया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट बहुत शानदार बजट है मुझे लगता है, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। क्या देखिए, और कुछ इसकी स्टार्टअप्स, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ा इसमें सर, पहले ये डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लें, इनकम टैक्स वालों की हम बात कर लें तो 12 लाख तक को तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है। 12 लाख से ऊपर वालों के लिए सीधे सीधे जो बताया, जो इसके तहत होगा वो ये कि जैसे 16 लाख अगर आपकी आमदनी है तो पहले आपको 1,70,000 रुपए टैक्स भरना पड़ता था, अब आपको 1,20,000 रुपए टैक्स भरना है। मतलब आपकी 50,000 की सीधी सीधी बचत। ये मैं बोल रहा हूं 16 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है। तो अगर आपकी आमदनी 20 लाख रुपए तक की है तो पहले आप देते थे 2,90,000 रुपए टैक्स, अब आप देंगे 2 लाख रुपए साल का टैक्स। मतलब आपकी साल की 90,000 रुपए की बचत हो रही है अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आपकी तनख्वाह 24 लाख रुपए महीना, मतलब महीना 2 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं तो पहले आप 4,10,000 रुपया टैक्स देते थे साल का, अब आप 3 लाख रुपया टैक्स देंगे। मतलब आपके बचेंगे 1,10,000 रुपए हर साल। और 50 लाख अगर आपकी तनख्वाह, अगर मान लें अगर आप इतना कमा रहे हैं, 4 लाख एंड अबव कमा रहे हैं अगर आप, तो उस तब आपको भी फायदा है। पहले आप 11,90,000 दे रहे थे, अब आप 10,80,000 दे रहे हैं, तो आप 1,10,000 रुपया कम टैक्स आपको भरना होगा। तो हर इनकम ग्रुप को राहत है। ऐसा नहीं है कि केवल 12 लाख तक वालों को टैक्स नहीं तो ऊपर वालों को फायदा नहीं। हर इनकम ग्रुप को पिछली बार से कम टैक्स देना है, और सरकार इसके एवज में 1 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो कम आएगा उसके पास। मतलब वो उसने पास ऑन कर दिया, 1 लाख करोड़ रुपया उसने सैलरीड क्लास को पास ऑन कर दिया कि ये आपकी हमने बचत देखिए। नहीं, इसको आप है ना, एक बात मैं कह दूं, इसको ये बिल्कुल ठीक है फैक्ट के तौर पे कि 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने सैलरीड क्लास को दे दिया, लेकिन यूं भी समझिए कि इसको 1,10,00,000 करोड़ को उन्होंने मार्केट में डाल दिया है। एग्जैक्टली, इकोनॉमी के तौर पर इसको देखा, उम्मीद में आपको दिया है कि आप उसको मार्केट में लाएंगे जी। लेकिन इसको ऐसा भी दे सकते हैं ना सर कि सरकार ने 1 लाख दिया है तो एक जेब से अगर दिया है तो दूसरी जेब से निकालने की भी सरकार ने कहीं ऐसे व्यवस्था की होगी। वही मतलब है, ऐसा नहीं, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया ऐसा वो कुछ। बजट का भी जब विश्लेषण पूरा होगा, मतलब अभी, तो उसके बाद समझ में आएगा कि सरकार ने दिया जरूर है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं से तो सरकार लेगी ही ना। कुछ देर खुश रह जाते हैं लोग, तो आपका आपका क्या चला जाता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल व्यू है कि सरकार देती है तो दूसरे हाथ से ले लेती है। ये वैसे ठीक लगता है, लेकिन ये सरकार कम से कम इन मामलों में बहुत स्पष्ट है। वो पॉपुलस नहीं होती है, मतलब उसको पॉपुलिस्ट जो है, पॉपुलिस्ट बजट के तौर पर नहीं आती है। अब जरा आप सोचिए, हर बजट के बाद बड़ा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, एग्रीकल्चर में ग्रोथ के लिए, क्रेडिट के लिए बड़ा अच्छा कर दिया, एमएसएमई के लिए बड़ा अच्छा कर दिया, स्टार्टअप के लिए। फिर बाद में कहते थे लेकिन मिडिल क्लास को तो कुछ दिया ही नहीं। फिर कहते थे इतना पैसा वसूली हो रही है, तो टैक्स को वसूली कहते थे। हम ही लोग टीवी पर बैठकर कहते थे इतना पैसा ले जा रहे हो, कहां लोग। भारत सरकार के पास पिछले कुछ समय के 2 आंकड़े, एक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, दूसरा जीएसटी कलेक्शन, ये लगातार बढ़ रहा है, नंबर 1। दूसरा, उनको आगे का, जिसको आप कहते हैं ना कि आगे कुछ समय का आउटलुक आपका क्या है, कैसे दिख रहा है, वो बेहतर दिख रहा है सरकार के पास। और सौरभ जी, आप ही ने वो कहा था, कहानी कुर्सी की में हम लोग बात कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ जो रिपोर्ट के मुताबिक है कि वो एक्सेसिव है, यानी अगर सरकार चाहे तो उसको उपयोग कर सकती है, तो उन्होंने ये उपयोग किया। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये इस हाथ दे उस हाथ ले वाला है। और दूसरा, 2.5 लाख से 5 लाख जब किया था तो नरेंद्र मोदी सरकार के पहले या दूसरे बजट में, मैं एकदम ठीक भूल रहा हूं, लेकिन पहले या दूसरे बजट में, उसके बाद उन्होंने सिर्फ अलग अलग तरीके से दिया, यानी आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा, यहां ये छूट मिल जाएगी। तो अभी तक 7,75,000 पर टैक्स फ्री था, इसमें सीधे सीधे 12 लाख कर दिया, यानी आपको 5 लाख से 12 लाख किया और 12 लाख के ऊपर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया, तो 12,75,000 हुआ। मुझे लगता है कि बिना किसी, जो कहते हैं ना कि घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे करीब 13 लाख रुपए की आपकी साल की जो आमदनी है वो कर मुक्त है। और दूसरा, सरकार को भी पता है
कि ये जो दुनिया भर में भारत दिख रहा है ना, बड़ा एकदम घूमता टहलता, नौजवान भी निकल गया, यात्रा पे भी निकल गया, अयोध्या में भीड़, प्रयागराज में भीड़, काशी में भीड़, मथुरा में भीड़, किसी भी हिस्से में चले जाइए, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो साल भर कमाते हैं, बच्चों की सर्दी की छुट्टियां, बच्चों की गर्मी की छुट्टियों की प्रतीक्षा करते हैं और वो अपना परिवार लेकर जाते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं होते तो नहीं आता। ये निवेश है टूरिज्म इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, सीधे सीधे ये पैसा जाने वाला। मेरे पास मतलब कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि ये जो 12 लाख तक की इनकम, मतलब 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है, इसको आप टैक्स नहीं देना है, ये आपके टैक्स ब्रैकेट का मुझे लगता है 90% आदमी है। 90% 85% है। 85% बड़ा है। बताइए 80% जो टैक्स पेयर है वो टैक्स उसको जीरो टैक्स हो बहुत गया। बड़ी राहत है। 85% लोगों को इतनी बड़ी राहत दे दी मोदी जी टैक्स ने। रेवेन्यू को यदि आप देखें तो मतलब वो एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि देश की जो 97% आबादी, जैसे आपने कहा ये 80%, उसमें से 45% करीबन लोअर मिडिल क्लास आबादी है, और उससे ऊपर वाला जो ब्रैकेट है वो हमारे देश का जो डायरेक्ट टैक्स है उसका 97% हिस्सा दे रहा है। और जो 10% रिचेस्ट लोग हैं, आप जैसे जो बड़े लोग हैं, वो केवल 3% टैक्स की हिस्सेदारी दे रहे हैं उसमें। जो अच्छा, एक बार जरा हाउस में जब वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया था, घोषणा की थी, उस वक्त तालियां सुनिए आप जरा कैसे बजी थी। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तालियां उसी वक्त बजी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime, this limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime, this limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees
will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. तो वित्त मंत्री ने जब ये घोषणा किया, आपने देखा प्रधानमंत्री भी इतने खुशी से जो है मेज पर ताली बजा रहे थे, और ये थी ही घोषणा ऐसी। और जितना उन्होंने मिडिल क्लास का जिक्र किया है हाल फिलहाल के दिनों में, चाहे रैलियों में किया हो, अब वो सब वसूल हो गया, मतलब एक किस्म से। और ये लगा कि हाँ, जितनी बात वो कर रहे थे उतना उन्होंने दिया भी है। अभी आप लोग चुनाव को ले आए बीच में कि इसका असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, ये बताइए, जब अभी तक ये कहा जा रहा था कि बजट में ये हो जाता है तो असर ऐसे पड़ता है, तो अब हो गया है तो होगा ना भाई। नहीं होने पर जब होता है तो होना। और एक होने पर भी होगा, जिसको थोड़ा समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी का जो 2019 के बाद काम करने का तरीका है उसको जरा डिकोड करना चाहिए। इतनी उम्मीदों के पहाड़ पर वो खड़े रखते थे कि हर कोई ये चाहता था ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी मोदी जी जरा उम्मीदें कम रखवाते हैं अपने से, लेकिन जो दे रहे हैं उसका कई गुना ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए ये जो 12 लाख वाला मसला है और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 12,75,000 हो गया, ये जो था ये क्या कहा जा रहा था भाई, ठीक है 5 लाख तक था, 7 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक यानी आज की तारीख तक आपको 7 लाख रुपए छूट मिलती है, सीधे 5,75,000 बढ़ जाएगा। तो सबने कहा 8 होगा, 9 होगा, कुछ डरते डरते हम जैसे लोग 10 कहते थे, लेकिन डर लगता था कि मोदी जी देंगे तो है नहीं। अब उन्होंने 12,75,000 दे दिया। तो अब जरा आप सोचिए, जो अब अरविंद जी का ही नाम लेना पड़ेगा ना, वो आते और उसी तरह से बड़ा फ्लैट फेस बना के कहते कि हम तो चाहते थे कि करदाताओं को कुछ 1 लाख 2 लाख रुपए की छूट मिल जाती। अरे भाई, सीधे करीब करीब 6 लाख की छूट दे दी, 7 लाख से 13.5 लाख, 12,75,000। और दिल्ली किसी रास्ते से आप गुजर जाइए, या नेता के बड़े कोठियां दिखेंगी, या एक इलाका झुग्गियों का दिखेगा, अब जो धीरे धीरे नियमित हो रहा है। और तीसरा इलाका सबसे बड़ा कौन सा है? बीच वाला सबसे बड़ा वाला चंक, जो लोकसभा चुनाव में मोदी जी के साथ और विधानसभा में केजरीवाल जी के साथ आता था, अब न जाने वाला केजरीवाल जी के पास 12,75,000 की छूट। मोटा मोटा माना जाता है वो 40 से 45% है दिल्ली का। नहीं, अब हाँ 40 से 45% है, और उसकी अपनी कमाई में ये बड़ा हिस्सा है। और कितना दे देंगे केजरीवाल जी, कितना आप छूट दे देंगे, क्या कर देंगे कि इसके मुकाबले खड़ा हो? वो बचत पत्र योजना शुरू की है उन्होंने, मतलब अभियान, लोगों को घर घर जाकर बता रहे हैं कि आपका इतना पैसा बचेगा, 25,000 रुपए बच रहा है भाई। वो तो ऐसे बचाने को कह रहे हैं, यहाँ तो सीधे सीधे दे दिया ना, 46% है। यहां तो सीधे सीधे आपने दे दिया। जो 46% है उसी में का 20% है जो इधर उधर डोलता रहता था। मुझे नहीं लगता कि अब वो केजरीवाल के पास जाएगा। मुझे साफ दिखता है कि उसको एक ऐसी सरकार दिख रही है। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसमें आप देखिए ना कि जो जो डिलीवरी हो रही, और यमुना रिवर फ्रंट का क्या हाल है। रिवर फ्रंट तो अभी है ही नहीं, हम भी क्या बोल जाते हैं, लेकिन ऐसा है, ऐसे वादा किया करते थे वो, मतलब, लेकिन बनेगा। तो मोदी जी कह रहे हैं तो वो वादा लोगों को दिल्ली का चुनाव आपकी तरफ से सील हो गया। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही, मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता। सर मैं 2 कदम आगे बढ़ के बताता हूं। दिल्ली का चुनाव तो है, बिहार का चुनाव भी सेट कर दिया। बिहार का चुनाव भी तो इसी बजट में होगा ना सर। बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं हैं, बिहार को तो भी आता हूं मैं। मखाना का क्या है, एयरपोर्ट की घोषणा उसके अंदर करी है। हमको लगता है आपके चश्मे का नंबर और दूर वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए भी बहुत ध्यान फरवरी तक पहुंचे आप। इस बार दिल्ली चुनाव तो खैर अभी 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 72 घंटे बाद, मतलब पहले दिल्ली की बात कीजिए ना, इलेक्शन का। दिल्ली की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मध्यम वर्ग दिल्ली के अंदर है। और जिस तरीके से इनकम टैक्स की घोषणा की, सिर्फ एक यही घोषणा पूरा मध्यम वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के इस घोषणा के बाद, जो अरविंद केजरीवाल का जो बार बार घूमकर घर में हिसाब लगा रहे थे बैठ के कि बचत कार्ड बना रहा हूं, अच्छा आपको बिजली फ्री में आती है, 200 रुपए बच गए, इसमें 250 बन गए, आपके घर में 2,000 रुपए महीना बच गया, देखिए आम आदमी पार्टी को वोट देना। एक ही प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा ने अरविंद केजरीवाल की सारे बचत पत्र को बहाकर ले गए हैं। यह तय है कि मध्यम वर्ग एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेगा, इस बीजेपी को वोट करेगा। और जो लोकसभा में वोटिंग में बीजेपी को वोट पड़ा था, मुझे लग रहा है वही वोटिंग पैटर्न उसी विधानसभा में चुनाव होने में जा रहा है। लोकसभा वाला वोट आ जाएगा वापस बिल्कुल, लोकसभा वाला 54% बिल्कुल, वो 52% तक भारतीय जनता पार्टी के पास अब जाना लगभग तय हो गया है। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, दिल्ली के इलेक्शन का ये पूरा इलेक्शन जो है, दिल्ली का इलेक्शन, हम चर्चा भी करते रहे कि मिडिल क्लास डिसाइड करेगा, क्योंकि जो 30% वोट केजरीवाल साहब के पास है, लोअर मिडिल क्लास का या
EWS वाला, वो अब भी उनके पास है, जो उनकी बचत योजना या जिसे जो भी आप कह रहे हैं। एक मिडिल क्लास था जिसका जो वोट डिफरेंस करता था विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में करीब करीब 15%। भारतीय जनता पार्टी के पास 38% वोट है, लोकसभा में वो 52 पर 54 पर जा रहा है, जिसमें से हम समझ रहे थे कि 5% उनके पास बढ़ता है। ये मिडिल क्लास, और दिल्ली तो मोटे तौर पर मिडिल क्लास शहर है और दिल्ली जो है सिटी स्टेट है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा एक ऐसा चंक जो 46% चंक है और जो 15% वोट का डिफरेंस मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा भी है, क्योंकि लोकसभा में जा रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसको अनटचेबल मान रहा है, तो उसको वापस आने में कोई दिक्कत होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। और वो यदि इधर आ जाएगा। मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं जी, ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे थे कि रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने जो है अपना बजट एलोकेशन बढ़ा दिया है। अब कुल बजट का 13.44% वो हिस्सा जो है वो रक्षा क्षेत्र को जाएगा, तो ये भी बड़ा फैसला है। हम लोग बात कर रहे थे कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को जो ये बम्पर छूट दी है, 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं और उसके ऊपर भी जो लोग कमाते हैं उनको भी टैक्स में बचत होगी। पिछले साल की तुलना में हर व्यक्ति कम टैक्स पे करेगा। ये सीधी डायरेक्ट बचत है, आपकी जेब में डायरेक्ट पैसा मोदी सरकार ने बचा दिया। इसका असर चुनावों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिल्ली की हम लोग बात कर रहे थे, दो मेहमान हमारे बोल चुके हैं कि मान लीजिए कि इससे दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती उनको दिखाई दे रही है। विजय जी, फिर मैं आता हूं आगे। जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के पूरे पैटर्न पर, वोटिंग पैटर्न पर बड़ा असर पड़ेगा इसका, क्योंकि 46% मिडिल क्लास वोट है। सर, और भारतीय दो जनता नाव पे पैर मत रखना, आज स्पष्ट बता देना आप। दिल्ली के जो 46% वोट है मिडिल क्लास का, उस पर असर पड़ने वाला है। और वो 14% वोट जो 38% विधानसभा में होता है और 52% लोकसभा में होता है, तो वो अनटचेबल नहीं मानता बीजेपी को। इसका मतलब क्योंकि वो 52% बीजेपी को लोकसभा में वोट दे रहा है, तो वो उसमें से कितना हिस्सा यहां पर आ जाता है। क्योंकि मैं पहले भी समझ रहा था कि 5% वोट का इजाफा तो होना ही है इस चुनाव में बीजेपी को। अब इससे 5% और बढ़ जाएगा, यदि मान लीजिए तो 10% हो गया, तो 48% पर वो पहुंचता है। देखिए, तो 8वां वेतन आयोग सीधे सीधे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के ऊपर उसका हुआ ही है, उसका फायदा हुआ है। और ये दूसरा बड़ा फायदा लोग केजरीवाल ये फायदा लेके चुनाव में देते हैं बीजेपी को कि नहीं देते हैं। नहीं, वो नेगेटिव नहीं होता ना, आप नाराज होते हो। और एक चीज देखिए कि जब अगर आप देखोगे तो केजरीवाल को डबल झटका इस हिसाब से लग रहा है कि जो अपर मिडिल क्लास था, जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में तो करता था, विधानसभा में भी केजरीवाल को वोट करता था, वो तो पहले तय हो चुका था कि जिसे फ्री ब्रिज की स्कीम से कोई कंसर्न नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी को देखकर उन्होंने एक मौका दिया था। वो वोटर 10 साल में निराश होकर इस बार तय था भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा था, अपर मिडिल क्लास और पैसे वाला। अब जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जिनको इनकम टैक्स में इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, वो वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के बाद शिफ्ट होगा। मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट, और ये बजट याद रखा जाएगा लंबे वक्त तक, क्योंकि इसमें ऐसी घोषणाएं की गई हैं। मिडिल क्लास को सीधे सीधे बहुत बड़ा तोहफा, इनकम टैक्स में बचत, तो सीधा उसकी जेब में पैसा बचेगा। 12 लाख तक की आमदनी वालों को पूरे देश में कोई टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 7 लाख थी, 5 लाख बढ़ा करके इसको 12 लाख कर दिया गया, और भी टैक्स में स्लैब बढ़ा करके रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा और बहुत सी घोषणाएं हैं। बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। मसलन बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, पटना एयरपोर्ट का एक्सटेंशन किया जाएगा, IIT पटना का विस्तार होगा, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों का विकास होगा, तो पटना में इस बिहार को इसका फायदा मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, बिहार में दाल उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाएगा, बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा, वेस्टर्न कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, मिथिलांचल के किसानों को स्पेशल पैकेज मिलेगा। ये सारी घोषणाएं सिर्फ बिहार के लिए है।
क्योंकि बिहार में भी चुनाव होना है, इसी साल होना है। अब इस पर कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं। पहले तो मैं आपको कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात सुनवाता हूं और उसके बाद तेजस्वी यादव आरजेडी से और जेडीयू से लल्लन सिंह, उनकी बात सुनिएगा। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। बिहार अपोजिशन का काम ही है, मत जाइए चुनाव लड़ने बिहार में। कहाँ के लिए जाइएगा बिहार में चुनाव लड़ने? तो बिहार में का तो सब हो गया खत्म। बिहार भी इस राज्य का, इस देश का हिस्सा है ना। तो बिहार इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को अगर मिला तो इसमें क्या चिल्पा मचाने की जरूरत है। बिहार में आईआईटी का विस्तार की घोषणा हुई है, हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की बात हुई है, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग सेंटर और उसके प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हुई है। तो इससे किसानों को लाभ होगा। बिहार में भी किसान रहते हैं, बिहार में किसानों को अगर लाभ होगा, बिहार के नौजवानों को अगर लाभ होगा, तो इसमें इनको अगर आपत्ति है तो ये कहें कि हमको भारी आपत्ति है, बिहार के किसानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, बिहार के नौजवानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, ये बोले। तो इसलिए बिहार के हित में भी काम हुआ है और दूसरा देश के हित में भी काम हुआ। देश के हित में भी घोषणाएं हुई है। अब फीस के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में जो फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हुई है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और हाई सी फिशिंग की जो बात हुई है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी
और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। तो आपने कुछ प्रतिक्रियाएं सुनी। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बोल रहे थे, तेजस्वी यादव को आपने सुना, लल्लन सिंह को। चलिए आप बिहार की बात करते हैं। हमने यहाँ बात की मेहमानों से, दिल्ली के इलेक्शन पर असर पड़ेगा, सबका मानना है। बीजेपी के लिए दिल्ली का इलेक्शन बहुत फेवरेबल हो सकता है इन घोषणाओं के बाद। अच्छा, अब पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं, सुने पहले। तो भारी छूट है और उसके आगे भी वो छूट लोगों को मिलती रहती। मुझे लगता है कि चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो जिसमें भारी फायदा मिडिल क्लास को हुआ है, चाहे युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर स्टार्टअप के माध्यम से हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, नए रोजगार के अवसर उत्पादन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट देना हो, लेदर हो, टेक्सटाइल्स हो, टॉयज हो, ऐसे ढेर सारे एमएसएमई और विशेष फोकस सेक्टर्स को इस बजट में बहुत लाभ दिया गया। किसानों पे अलग अलग प्रकार से, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो तो 7 करोड़ किसानों को जो केसीसी का लाभ लेते हैं अब 3 लाख से 5 लाख हो जाएगा। मखाना बोर्ड बनेगा और मखाना का डिमांड बहुत बढ़ रहा है दुनिया भर में। चाहे वो किसानों के लिए जो दाल बनाते हैं उनके ऊपर मिशन की बात हो, चाहे वो किसानों के उत्पादन और उत्पादनता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को बल देने की बात हो। एक प्रकार से किसान हो, युवा हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप की दुनिया के लोग हों और विशेषकर जो लोग अर्थव्यवस्था को देखते हैं उनको भी ये संतुष्टि होगी कि फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा है, किसी को अंदाजा नहीं था कि 4.4 तक इतना घट के वित्तीय घाटे का अनुमान होगा। पिछले बार के बजट में जो 4.9% एक्सपेक्टेड था वो भी 4.8 रिवाइज कर दिया। तो पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर बात कर रहे थे कि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को भी काबू में किया। 4.4% का अनुमान अब इस अगले वित्त वर्ष के लिए लगाया गया है। पिछली बार 4.8% ये था। अब बात करते हैं जरा बिहार की। तेजस्वी यादव को आपने सुना, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं, स्पेशल पैकेज कहाँ है। नीतीश जी ने बार बार स्पेशल पैकेज की मांग की थी, वो नहीं आया है। लल्लन सिंह कह रहे थे कि बाकी लोग कह रहे हैं कि हम बिहार को दे दिया तो मतलब ये चुनावी बजट हो गया है। तो पहले तो यही तय कर लें बिहार को कुछ मिला है कि नहीं मिला है। विजय जी, देखिए तेजस्वी जी ने ये नहीं कहा, मतलब जितना वो बोल रहे थे मुझे लगा वो ये बोलेंगे बिहार विरोधी बजट है, लेकिन इस बात का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये किसान विरोधी, पिछड़ा विरोधी, हाँ, तो वैसे बिहार विरोधी भी हो सकता था। और बिहार को स्पेशल पैकेज की बात तो हमेशा से ही होती रही और सरकार ने पिछली बार भी दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। बिहार पर काफी काम किया है। यदि इस बजट भाषण को मैं सुन रहा था तो आधा घंटे में 4 बार से ज्यादा बिहार का जिक्र किया वित्त मंत्री जी ने। और यदि हम पॉलिटिक्स को ऑप्टिक्स के तौर पर देखें तो वित्त मंत्री जी आज मधुबनी साड़ी पहनकर आई थी। जी हाँ जी, और वो मधुबनी साड़ी उन्हें अभी बिहार में गिफ्ट की गई थी। जो पद्मश्री हैं दुलारी देवी, 2 महीने पहले वो वहाँ गई थी क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के लिए, तब दुलारी देवी जी ने उन्हें गिफ्ट की थी और कहा था कि आप बजट पर पहने। तो वो भी ऑप्टिक्स में है कि बिहार के चुनाव से पहले वित्त मंत्री मधुबनी साड़ी पहनकर वो कर रही है। लेकिन बड़ा काम वहाँ पर किया गया है, खासतौर से IIT का जो इंक्रीज किया गया है, 3 एयरपोर्ट वहाँ पर बनाने की बात की गई है, मेडिकल कॉलेज में भी कुछ काफ़ी काम किया। और NIFT जो है, क्योंकि वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम बिहार में काफ़ी होता है, तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाना भी एक बड़ी मदद के तौर पर वहाँ पर काम में आ सकता है। और मखाना वहाँ की इकोनॉमी का एक वो है, रीढ़ है, तो मखाना बोर्ड बनाकर भी सरकार ने उस पर बड़ा काम किया है। तो जाहिर तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए ये एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जाएगा। मुझे बिहार को मिला है, कुछ मिला है, काफी कुछ मिला है, ये कहा जाएगा। सर, ये इनकम टैक्स का जो मिला है 12 लाख का, ये तो उसमें बिहार भी है ना सर? वो तो हो गया अलग।
उसके अलावा मखाना बोर्ड एक बड़ा दिया कि वर्ल्ड का जो जितना मखाना बनता है उसका 90% इंडिया में बनता है, और इंडिया में जितना बनता है उसका 80% बिहार में बनता है। अच्छा। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा सेक्टर है मखाना जो इकोनॉमी है मखाना से जुड़ा हुआ है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने इसकी पिछली बार ही डिमांड की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, कि मखाना सेक्टर को लेकर कई घोषणा करना है। मुझे लग रहा है उसको देख के घोषणा की गई है। देखिए बिहार चुनाव में भी 8 से 9 महीने, और सिर्फ ये कह देना कि बजट को बिहार को देखकर बजट बनाया होगा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सभी राज्यों के लिए दिया गया, इसके अंदर महाराष्ट्र में तो चुनाव होगा, इसमें महाराष्ट्र के लिए भी एक राहत दी गई है। तो सिर्फ बिहार के मानकर करना ठीक नहीं है। ललन सिंह बोलो ना कि अच्छा ठीक है तो मत लड़ो चुनाव, तुमको लगता है कि बजट से ही बिहार का इलेक्शन तय हो गया तो मत लड़ो। अगर बिहार की बात करें और आंध्र प्रदेश, दो राज्य सरकारें जो मतलब जेडीयू का अगर बात करें और चंद्रबाबू नायडू जी का 2 सरकारों का समर्थन है, तो आंध्र प्रदेश को इस बार बहुत ज्यादा नहीं दिया। पिछली बार आंध्र प्रदेश को एक अच्छा पैसा दिया गया था। मुझे लग रहा है कि बिहार के लिए भी आने वाले दिनों में वो सरकार घोषणाएं करेंगी। दिल्ली के बाद दूसरे चुनावी स्टेट बिहार के लिए भी घोषणाएं हैं अच्छी। देखिए पहली बात तो ये कि बिहार जिस तरह का राज्य है, जब देश भर के अलग अलग जो विकसित राज्य हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ माइग्रेशन हो रहा है और थोड़ा सा इनको रोका जाए, और केंद्र की सरकार अगर ये कर रही है अपने बजट में, तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि जैसे आप कहते हैं कि दूसरी हैंड होल्डिंग तो आप मान लेते हैं, लेकिन जब किसी राज्य, कमजोर राज्य को दिया जाता है तो आप राजनीति कहते हैं। इससे इतर क्या है कि सारे नेता, कांग्रेस पार्टी हो, बड़े बड़े पत्रकार हों, दूसरे लोग हों, वो चिल्ला रहे हैं कि सब बिहार को मिल गया, सब बिहार को मिल गया। तो मुझे लगता है बिहार के लोग भी तो ये सुन ही रहे होंगे। तो केंद्र सरकार ने क्या दिया है वो उस पर हम बात करेंगे। भाई कोसी सिंचाई परियोजना बड़ी जरूरत है, बार बार पानी में बाढ़ आ जाती है, डूब हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है। वहां की पहचान ही है। मिथिलांचल में तो जाइए तो खान पान मखान यही कहा जाता है, वो पहचान तो है, लेकिन पहचान वहीं तक सीमित रहेगी। दुनिया भर में अगर पहुंचे, देश के हर हिस्से में पहुंचे तो ये अच्छी बात है। वहां फूड प्रोसेसिंग को लेकर कहा तो जाता रहा, अभी शायद विजय जी कह रहे थे बार बार वहां के मंत्री तो हो जाते हैं, लेकिन वहां की उन चीजों को कैसे हम कर पाए तो वो करने की जरूरत है। तो उसके लिए आपने घोषणाएं कर दी। आप वहां जब इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें कोई आकर खड़ा होकर कहेगा अरे बिहार को क्यों दिए जा रहे। मुझे याद है कि इससे पहले वो शायद 17-18 का बजट रहा होगा, जब रेल कारखाने के लिए बिहार में दिया गया, तब भी कहा गया कि देखो चुनाव के लिए सब करते चले जा रहे हैं। तब भी ये कहा गया कि 2020 के चुनाव के लिए। मुझे नहीं समझ में आता, किसी भी राज्य का चुनाव लगातार तो चलता ही रहेगा, जो वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। और अभी तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी कैलकुलेट करके चलते हैं, उसका राजनीतिक लाभ उनको मिलता है, मिलता ही है, मतलब इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन सही समय पर कर लेना ये कम मतलब बड़ी राजनीति है ना। ये बिहार पे हम इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में भी इसी साल नवंबर में इलेक्शन होना है, तो अब 10 महीने का इससे एक डिबेट और शुरू हो सकती है कि जो अभी गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आना चाह रही है, तो ये सब राजनीतिक दलों के लिए मौका है कि भाई ये सरकारों को मौका ही मत दो, आप की चुनाव हो रहे हैं। वो चिराग पासवान ने यही बोला ना कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आ जाइए, चुनाव के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, मतलब तो सब आप सब शामिल हो जाओ, वन नेशन वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर बजट में नहीं होगा कि इस साल किसी स्पेसिफिक को नहीं मिलेगा, तो इस डिबेट को भी आगे बढ़ा सकते हो। चलिए, तो मतलब बिहार के लिए कुछ है। केजरीवाल साहब का रिएक्शन आया, मैंने आपको बताया था, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मिडिल क्लास के लिए मांग की थी कि मोदी जी कई बड़े केजरीवाल साहब सबसे ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनकी बात मानेंगे प्रधानमंत्री। नहीं, अब बढ़ देता हूं मैं आपके लिए। वो लिख रहे हैं, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में यह ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से एक पहला काम, मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। दूसरा, इनकम टैक्स और जीएसटी की दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि यह काम नहीं किया गया। तो वो कह रहे हैं मोदी जी ने नहीं किया जो मैंने कहा था मिडिल क्लास के लिए। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर ड्यूटी समाप्त कर दी गई। कैंसर की दवा, 3 जो महत्वपूर्ण दवाएं होती हैं वो सस्ती कर दी गई। 1,70,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से जोड़ दिया गया। बुजुर्गों वाला मैं बता ही चुका हूं कि 50,000 से 1 लाख कर दिया है। रेंट पर जो टैक्स में छूट है वो भी सालाना लिमिट 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया है। डेयरी फिशरीज के लिए 5 लाख तक का लोन कर दिया है। जो आईआईटी और आईएएससी में फेलोशिप मिलेगी वो 10,000 वो कर दिया है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा है जो बड़े आदमी के हिस्से जाएगा। सरकारी स्कूल को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा कर दी है। कौन सा वाला इसमें से है जो बड़े घरों में जाएगा। और अभी इंडिया टीवी पर ही हम लोग सुन रहे थे तो संजय सिंह जी बोले तो वो कहे कि बड़े लोगों का माफ कर दिया। उसी में बोलते गए अरे छोटे का क्या हो, तो 12 लाख में सब निपट जाता है। इसका मतलब कि छोटे और मझोले कारोबारियों की पूरी कमाई इस सरकार ने कर मुक्त कर दी। इससे बड़ा ऐलान भला क्या हो सकता है। मुझे लगता है
कहीं तो जाकर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि जनता आपको सुन रही है। बजट के पहले भी आपने जो बोला है, आपकी जो डिमांड है वो उसके ध्यान में है। कहीं तो जाकर थोड़ा सा आंख का पर्दा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वाले बजट में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर उंगली रखी जा सके या कहा जा सके कि ये काम गलत। मैं आपको बहुत सारी रिएक्शंस दूंगा, जैसे ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन बताता जाऊं, ये चन्नी जी ने बोला है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के। दिशाहीन बजट है, किसी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा बजट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी का नाम ही नहीं लिया। तो कैसा बजट है ये? देश के किसान धरने पर बैठे हैं, बजट में एमएसपी की कोई बात नहीं है, देश को डुबोने वाला बजट है। मतलब विपक्ष तो, मैंने तो कोई प्रतिक्रिया देखी नहीं जो मिडिल क्लास पर भी कम से कम इतना बोले कि कुछ दिया है। चन्नी जी ने कहा है ना दिशाहीन बजट है, तो उनको दिशा का ज्ञान कितना है? महाराष्ट्र चुनाव में दिखा था, उनको पंजाब से मुंबई लैंड करना था, वो टिकट उन्होंने बड़ौदा का कर लिया था, वो बड़ौदा चले गए थे। फिर उनको ध्यान आया कि गुजरात महाराष्ट्र में जाना था, फिर बड़ौदा से उनको कांग्रेस के वहां के नेता लेकर मुंबई आए। ये चन्नी जी का दिशा ज्ञान है। ये घटना है चन्नी जी की घटना है। उनको महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए भेजा गया, तो पंजाब से वो बड़ौदा चले गए। उन्हें बताया गया भी महाराष्ट्र में चुनाव है, बड़ौदा क्यों गए? आप केजरीवाल जी पे बोलना, केजरीवाल जी सरकार ने बड़ौदा को महाराष्ट्र में शामिल नहीं किया हुआ है। बहुत स्वागत मोदी सरकार का। मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट, और बजट में मिडिल क्लास के लिए जबरदस्त खुशखबरी दी है। 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। पहले ये छूट केवल 7 लाख तक की इनकम पर थी। पूरी टैक्स स्लैब आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। हर इनकम ग्रुप के व्यक्ति के लिए, यानी आपकी आमदनी कितनी हो, कुछ ना कुछ आपके लिए रियायत पिछले साल की तुलना में की गई है। बिहार को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं हैं। इसका सीधा मतलब लोग जो हैं चुनाव से जोड़ रहे हैं कि मिडिल क्लास, मतलब अभी दिल्ली के चुनाव पर आने वाले 5 तारीख की वोटिंग पर कुछ असर इसका पड़ेगा क्या? दूसरा, बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं हैं, वहां भी चुनाव होने जा रहे हैं। किसानों के लिए कुछ घोषणाएं हैं, छोटे कारोबारियों के लिए और जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए कर्ज जो है, लोन, वो मुहैया कराया गया है। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं, इस पर हमने आपको प्रतिक्रियाएं दिखाई। विपक्ष को बजट पसंद नहीं आना था और नहीं आया। 2 और मंत्रियों के रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी, देख लें। उन्होंने हमारी आबादी की लगभग आधे लोगों के लिए जो सारे स्कीम्स चल रहा है उसके ऊपर कुछ योजनाएं आज घोषणा किया है। 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। सशक्त आंगनवाड़ी में पोषण 2.0 की कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना सामने लागू किया गया है। हमारी देश में अब तक 14 की पहले तक 65,000 IIT स्टूडेंट्स होते थे, जो अभी बढ़ के 1,35,000 हो गया है। इसमें से भी इस बार बजट में 6,500 नए स्टूडेंट्स बने, इसकी दायित्व लिया गया है। 500 करोड़ रुपया AI इन एजुकेशन, उसमें खर्चा किया गया है, व्यवस्था किया गया है। सारे स्कूल्स में इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में। ये सबको अगर मैं इकट्ठा करूं, हमारी आबादी को, नई पीढ़ी को एक नई ऊंचाई में ले जाने के लिए सरकार की ये प्रयास है। मैं बधाई दूंगा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्रधानमंत्री जी के ओवरऑल गाइडेंस में उन्होंने अपना 8वां बजट दिया एंड इट्स एन एक्सीलेंट बजट। और आप बजट की जो प्रोविजंस देखें, आई मीन पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई है, और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा देश की आधी आबादी के लिए इस बजट में जो योजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर कुछ घोषणा की गई है, तो एक इसका असर जो है बहुत बड़ी आबादी के ऊपर पड़ेगा, ऐसा सरकार दावा कर रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है और ये बड़ा सामान्य सा है। मतलब जिसको कहें कि हर बार बजट में बहुत कुछ होता था, अलग अलग सेक्टर्स के लिए होता था, तो आपको बड़ा उसको डिटेल में समझाना पड़ता था, कोई विशेषज्ञ चाहिए होता था उसको समझाने के लिए। मान लीजिए स्टॉक मार्केट के लिए कुछ कर दिया, तो अब वो टैक्स लगा नहीं लगा, कितने दिनों में होगा। मान लीजिए किसी अलग तरह से निवेश पर छूट दे दिया तो वो बताएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट का कर दिया तो वो बताना पड़ता था, PLI तक समझाना पड़ता था कि उससे कैसे लाभ होगा। लेकिन जब आपको सीधे कह दिया गया कि 7 लाख से 12 लाख हो गया, अभी किसी को समझाना तो है नहीं। और देश में अगर 7 करोड़ 50 लाख से अधिक, यानी 7.5 करोड़ से अधिक लोग वो सीधे सीधे वही टैक्स देकर बचाएंगे, तो अब वो भी नहीं समझाना है। इसका मतलब कि 25-30 करोड़ लोग
और 25-30 करोड़ का मतलब यह हुआ कि जिस पूरे एस्पायरिंग मिडिल क्लास की आप बात करते हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, वो एस्पायरिंग मिडिल क्लास अब एकदम कहेगा कि अरे भाई क्यों नहीं दिया, हमको तो इतना जम के दे दिया। जिसको बार बार कहा जाता है, अभी कुछ ही दिन पहले 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया, तो वो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है, सेंट्रल में होता है, उसकी देखा देखी उसी के आधार पर राज्य सरकारें होती हैं, और राज्य और केंद्र सरकारों की जो बढ़त होती है उसके आधार पर प्राइवेट सेक्टर में सैलरी तय होती है। तो एक तरह से कहें कि जो सीधे एक के बाद एक तीनों पर असर पड़ेगा वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बजट में इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाकर नील टैक्स 12 लाख तक करके 12,75,000 तक करके ये सरकार ने सीधे सीधे देश की बड़ी आबादी को, सभी सेगमेंट को अपने आप, जिसको कहते हैं बड़ी आसानी से, जिसको बिना समझाए अपने पक्ष में कर लेना, वो अपने पक्ष में कर लिया। और यही सरकार करने का काम भी होता है नीतियों से। इसी तरह से आप उसको वोट बैंक कह लें, अपने पक्ष में लोगों को लाना कह लें, वो करती है सरकार। आपने स्टॉक मार्केट का जिक्र किया था, तो सेंसेक्स इस वक्त 735 पॉइंट्स ऊपर है, मतलब मार्केट को पसंद आया है बजट। ये भी एक इंडिकेशन होता है। निश्चित रूप से बजट पहले स्टार्टिंग में जरूर मार्केट थोड़ा नीचे चला गया था, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा होगा तो मार्केट ने उसको रिएक्ट किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पर कुछ करें। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार
इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को 2 गुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा
और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति, श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बजट को पीपल्स बजट कहा, आम लोगों का बजट कहा। उन्होंने कहा ये ग्रोथ लाने वाला बजट है, देश में बचत होगी, आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा और इससे देश को तरक्की मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने अभी कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा हर सेक्टर के लिए इसमें काफी कुछ है। खास तौर पर जो लोग अभी सर्विस ज्वाइन करेंगे या जो नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, उनको इससे बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनको इस टैक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इससे सेविंग्स को सीधा सीधा बढ़ावा मिलने जा रहा है।